कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब। है ना। आज का हमारा क्या टॉपिक है ये, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। समझिएगा बहुत ध्यान से अच्छे से, नाम से लग रहा है कोहेरेंट सोर्सेस, समझ रहे हैं? यानी कि दो सोर्स के बीच में कंपैरिजन होगा। अगर कुछ खास बातों को वो क्या करते हैं कि सेटिस्फाई करता है, देन दे विल बी नोन एज कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, है ना। तो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट के लिए क्या होना चाहिए समझिएगा। S1 S2 दो हमारे पास सोर्स है। अगर दोनों का वेवलेंथ सेम हो, दोनों का वेवलेंथ सेम हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होगा तो ऑब्वियसली क्या कि इसका वेलोसिटी भी सेम होगा, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या है, अगर सबसे मेन बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, इफ दे हैव सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये फेज और फेज डिफरेंस की बात समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी, ठीक है। फेज और कांस्टेंट, सेम फेज या कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब देखिए, एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है। इससे लाइट इधर निकल रही, इस डायरेक्शन में जा रही है, इससे भी लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। या इससे लाइट इस तरफ जा रही है, इससे लाइट इस तरफ जा रही है, क्या हो गया, सेम हो गया। तो इन्हीं डायरेक्शन अगर सेम है, डायरेक्शन अगर सेम है तो हम क्या बोलेंगे, उसका जो है सेम फेज है। लेकिन अगर सोचिए कि ये इस तरफ मूव कर रही है, ये वाली, और ये इस तरफ, लेकिन ध्यान रखिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए इतना डिग्री पर, ये 30 डिग्री पर है, तो इसके और इसके बीच एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री का एंगल हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमेशा 30 डिग्री ही बना रहेगा। डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, समझ रहे। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो हम कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट को हम लोग डिफाइन करेंगे व्हेन टू सोर्सेस producing the wave of same wavelength and same frequency, है ना, and they have same phase or constant phase difference, then the sources will be known as coherent sources of light। ठीक है। हमारा आता है कि क्या क्या कंडीशंस हो सकता है। कंडीशंस टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, conditions to produce coherent sources of light। Conditions to produce coherent sources of light। फर्स्ट कंडीशन है, they should emit monochromatic light wave। मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव, मतलब कि लाइट वेव जो होनी चाहिए मोनोक्रोमेटिक। या मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है ना, समझिएगा ध्यान से। कोई भी व्हाइट लाइट है, 7 कलर्स वो एमिट करता है। एवरीवन हैज देयर ऑन वेवलेंथ। रेड कलर की अलग, ब्लू की अलग, ग्रीन की अलग, येलो की, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये देखा, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट में क्या होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए। तो सेम वेवलेंथ, अगर मान लीजिए एक रेड कलर हो गया, एक ब्लू कलर हो गया, तो वेवलेंथ वेरी कर गया ना, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो मोनोक्रोमेटिक, मतलब सिंगल कलर का होना चाहिए, सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी। जैसे रेड कलर हमने लिया, तो रेड कलर का अपना वेवलेंथ है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो दूसरे से भी सोर्स, दूसरा जो सोर्स होगा वो भी क्या होगा, वो भी हमारा रेड लाइट ही एमिट करे। इसलिए हम लोग बोलेंगे लाइट वेव शुड बी मोनोक्रोमेटिक। जो प्रोड्यूस करे वो सोर्सेज लाइट को, वो क्या होना चाहिए, हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव होनी चाहिए। पहला ये था। दूसरा क्या था, ध्यान से देखिएगा।
पाथ डिफरेंस शुड बी स्मॉल। यहां पर थोड़ा सा पाथ डिफरेंस लेकर के आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, समझिएगा ध्यान से। पाथ डिफरेंस शुड बी स्मॉल का मतलब क्या होता है? अभी तक बात कर रहा था मैं फेज डिफरेंस की और आ गया मैं पाथ डिफरेंस पे, समझ रहे हैं? तो यहां पर देखिए हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए एक वेव हमारा ये है और दूसरा वेव हमारा यहां से स्टार्ट होता है लाइक दिस। तो ये पहला फर्स्ट वेव है और ये हमारा सेकेंड वेव है और तीसरा वेव हमारा यहां से स्टार्ट होता है, देखिएगा ध्यान से, ये हमारा तीसरा वेव। अब इसके बीच फेज का कितना डिफरेंस है नोटिस कीजिए, तो जानने की कोशिश कीजिए। तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, सेम टाइम से यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिए एक कंप्लीट वेव जो होता है ये हमारा कहलाता है वेवलेंथ, अगर लेंथ की बात करें तो। और एंगल में कितना एंगल ये लेते हैं हम लोग, किसको कंसीडर करते हैं? कंसीडर के कितना एंगल होता है ये हमारा होता है 2 पाई, है ना। एक कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब 2 पाई एंगल को ट्रेस किया उसने, तो 2 पाई एंगल। अब देखो इस वाले को देखो, तो ये यहां से यहां तक 2 पाई, तो यहां से क्या ये डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा? ये डिफरेंस हमारा पाई डिफरेंस हो जाएगा। तो पहले वाले में और दूसरे वाले में, पहले और दूसरे में जो फेज का डिफरेंस है वो कितना है? पाई का डिफरेंस है कि नहीं? लेकिन अगर हम पाथ के डिफरेंस की बात करें तो कितनी हो जाएगी? देखो ये कंप्लीट वेव में पाथ डिफरेंस कितना, पाथ का कितना डिफरेंस? लैम्डा। तो हाफ में कितना डिफरेंस हो जाएगा? λ/2, है ना। तो पाथ डिफरेंस हम लेंथ के मेजर करते हैं, लेंथ के टर्म में मेजर करते हैं, तो हमारा वो लेते हैं हम लोग उसको पाथ डिफरेंस। और जैसे हम उसको एंगल के टर्म में लेना कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? फेज डिफरेंस। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर मैंने पाथ डिफरेंस किया, तो पाथ डिफरेंस शुड बी स्मॉल। ये जो दो सोर्सेस आएगा, जो प्रोड्यूस होगा, जो दो वेव है ना, जो प्रोड्यूस करेगा, जो दो सोर्स जो वेव को प्रोड्यूस करेगा, दोनों के बीच जो डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? स्मॉल डिफरेंस होनी चाहिए। इसलिए हमारा दूसरा क्या है, हमारा पाथ डिफरेंस शुड बी स्मॉल। अब देखिए पहले और तीसरे वेव को देखिए, तो तीसरा वेव कहां से स्टार्ट हुआ? ये इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है और पहला तो यहीं से स्टार्ट हो गया था। तो इसके और इसके बीच फेज, पहला और तीसरा के बीच, इसके बीच फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस 2 पाई का, लेकिन पाथ डिफरेंस कितना हो गया? लैम्डा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बाद में और बताऊंगा कि फेज डिफरेंस हम एंगल के टर्म में लेते हैं और पाथ डिफरेंस जब भी लेंगे हम लोग क्या लेंगे? लैम्डा के टर्म में। फेज डिफरेंस आपका पाई के टर्म में आएगा और ये हमारा लैम्डा के टर्म में आएगा, और इसी से हम हमेशा कंपेयर करेंगे। अगर मान लीजिए फेज डिफरेंस हमारा 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा। और अगर हमारा फेज डिफरेंस π/2 है, π/2 मतलब लिख सकते हैं 2π/4, तो फिर तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? λ/4, समझ रहे हैं? अगर ये होगा π/6 होगा, तो π/6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 पाई इंटू 12 करना पड़ेगा। यहां पर क्या करना पड़ेगा? 2 पाई तो आ गया, ठीक है, लैम्डा नीचे 12 आ गया अपॉन में 12। तो इस ढंग से हम फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? पाथ डिफरेंस शुड बी स्मॉल। और तीसरा और जो इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वो है सोर्सेस शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंगल सोर्स, फ्रॉम द सिंगल सोर्स। ये समझ में नहीं आ रहा है ना, ये मैं क्या बात कर रहा हूं कि सोर्सेस शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स। इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि दो अगर अलग अलग सोर्स होते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन इस पे आता है, इसमें यही वाला आता है। व्हाई 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्स। 2 इंडिपेंडेंट मतलब कैसे? ये बल्ब देख रहे हैं अलग है, ये बल्ब अलग है, तो 2 अलग अलग बल्ब है तो वो कोहेरेंट सोर्स नहीं कहलाएगा। ऐसा क्यों भाई? सोचने वाली बात है ना। तो ये मैं लिखाऊंगा आपको। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए? सोर्सेस शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स। तो अब क्या करेंगे? तो जैसे मैंने कहा कि 2 अलग अलग सोर्स नहीं होनी चाहिए, तब लेकिन सर आप तो बोल रहे कि 2 सोर्स होना ही चाहिए तब ना कोहेरेंट सोर्सेस होगा। जब 2 नहीं होने चाहिए कैसे क्या करेंगे? तब हम क्या करते हैं उसके लिए, तब एक सिंगल सोर्स लेते हैं। एक सिंगल सोर्स लिया, इसको क्या किया, जैसे मान लो यहां पर एक ऑब्स्टेकल लगा दिया। ऑब्स्टेकल में से क्या हुआ कि 2 स्लिट्स, ये है ए और ये बी, 2 स्लिट्स हम लोगों ने लिया। इससे जब वेव निकला, और देखिए वेव हम जब भी बनाएंगे तो इस फॉर्म में बनाएंगे, एक बार डॉट लेंगे, एक बार डार्क लेंगे, फिर डॉट लेंगे, फिर डार्क लेंगे। डॉट मतलब शो करेगा क्या? देखिए जो वेव मूव करता है किस फॉर्म में? क्रस्ट एंड
टफ के फॉर्म में। जब क्रस्ट मतलब जब ऊपर वाला पोर्शन आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, डार्क से हम लोग उसको शो करेंगे। और जब डॉट दिखाए इसका मतलब क्या समझिएगा, हमारा ट्रफ आ रहा है, मतलब नीचे वाला, ऊपर वाला पोर्शन क्रस्ट और नीचे वाला ट्रफ। तो ऊपर वाला हमारा जो डार्क होगा वो क्रस्ट में आएगा, जो डॉट आएगा वो हमारा ट्रफ में आएगा। ठीक है, ये क्रस्ट एंड ट्रफ में मूव करते जा रहा है। जब ये यहां पहुंचेगा तब इसको दो रास्ता मिलेगा, यहां से, फिर यहां से एक नए सोर्स की तरह ये बिहेव करना शुरू कर देगा। समझ रहे बात को, ये अलग सोर्स हो गया, फिर ये भी कैसा बिहेव करेगा, ये अलग सोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा। अब ये दो सोर्स अलग अलग हो गया, अब जो ये दो सोर्स मिलेगा ये क्या होगा, कोहेरेंट सोर्स। मतलब कि ये जो क्या, ये जो सोर्स हमारा जो सोर्स होना चाहिए कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होने के लिए, ये जो दो हमारे पास सोर्सेस होनी चाहिए, इट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंगल सोर्स। अब बोलो कि सर ऐसा क्यों, क्वेश्चन आएगा कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स क्यों नहीं ले सकते हम लोग, तो इसलिए नहीं ले सकते। देखिए क्या होता है, जब लाइट एमिट होती है वो एक्साइटेड स्टेट में होती है, तो जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बाद वो क्या होता है, वो फिर ग्राउंड स्टेट में आता है, मतलब कि सिंपल आ जाता है वो। तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या होता है, उसको इलेक्ट्रिकली उसको डिस्चार्ज करना पड़ता है या हीट उसमें देना पड़ता है, हीट रिलीज करना पड़ता है, ऐसी बातें होती है। तो अब देखिए क्या होता है, इवन अ सिंगल सोर्स, एक सिंगल सोर्स जो छोटा स्मॉल सोर्स है ना, उसमें भी मिलियंस ऑफ एटम्स है, मिलियन नहीं बिलियंस ऑफ एटम्स, और हर एक एटम एक अलग अलग सोर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर एक ग्रुप में बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, अगर एक ग्रुप में बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं तो अब ऑब्वियसली क्या होता है, ग्रुप जो है वो थोड़ा एक स्लो मोशन में चलना, स्लो मोशन इन द सेंस की उसमें जो पढ़ाई होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। स्लो मतलब ये हो गया, जैसे मैंने कुछ लिखा, अब सब लिखेगा तभी तो हम किस चीज को मिटाएंगे। किसी ने कुछ पूछा, किसी को प्रॉब्लम आया, उसने डिस्कस किया, किसी ने डिस्कस किया, एक न्यूमेरिकल दिया, किसी ने 2 मिनट में कर दिया, किसी ने 15 मिनट ले लिया। तो अब जितने कम बच्चे होंगे तो वो चीजें उतनी कम होगी, समझ रहे हैं। तो मिलियंस ऑफ एटम्स, जब बिलियंस ऑफ एटम्स होगा, वो अलग अलग सोर्स है, तो इट विल बी टफ फॉर देम टू रिलीज द वेव्स इन द सेम फेज। सेम फेज में या कांस्टेंट फेज में वो क्या करेगा, फिर लाइट को एमिट नहीं कर पाता है। तो अगर ये बोलेगा कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स, ये तो एक ही सोर्स हो गया, दो इंडिपेंडेंट सोर्स क्यों नहीं हो सकता कोहेरेंट सोर्स, बिकॉज एक छोटा सा भी सोर्स होता है वो बिलियंस ऑफ एटम्स करता है, और हर एक एटम्स क्या करता है, अपने थ्रू वेव को रिलीज करता है, एंड इट इज टफ टू मेक देम ऑसिलेट इन द सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दिस इज व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बिहेव लाइक अ कोहेरेंट सोर्स। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो आएगा, इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आ गया, व्हाट डू मीन बाय द टर्म कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। दूसरा क्या आएगा कि इसका क्या कंडीशन होना चाहिए कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने के लिए, वो जो मैंने 3 कंडीशन लिखाया। और फिर उससे एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन क्या आता है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो इस बारे में हमने बता दिया, अब इसको लिख लीजिए आप। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सॉरी हाँ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर 2 चीजें पूछी जाती है। एक है कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, और दूसरा पूछा जाता है फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों पर न्यूमेरिकल्स ही, मतलब मेन कह सकते हैं कि इस चैप्टर का ये मेन टॉपिक है, क्योंकि जो हमारा पोलराइजेशन वाला टॉपिक था वो पीछे का पूरा हटा दिया है, उससे क्वेश्चन आता ही आता था, वो बहुत आसान था, सिर्फ उसमें वर्डिंग होती थी। लेकिन ये मैथमेटिकल पूरा का पूरा मैथमेटिकल है, जितना देर में आप समझ सके समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन इसे पूरी तरह से अच्छे से कीजिएगा जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है। अब देखिए, जैसे कि आप समझ लीजिए 2 जगह से आपके पास रुपए आ रहे हैं, किसी प्रोसेस से 2 जगह से आ रहे हैं, 2 प्रोसेस से आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, एक आपकी नौकरी है, एक साइड बिजनेस है, दोनों से आ रहा है। लेकिन अब वो जो खर्च होगा एक किसी खास सिलसिलेवार ढंग से होगा, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। अच्छे हो तो ढंग से खर्च कीजिएगा, और बहुत अच्छे नहीं है तब कैसे खर्च कीजिएगा आप लोग समझ सकते हैं। उसी तरह होता है जब 2 सोर्स, अब 2 सोर्स मतलब वो दोनों सोर्स क्या होना चाहिए, कोहेरेंट। तो इसको लिखने का तरीका व्हेन 2 कोहेरेंट सोर्सेस, ये लिख सकते हैं, या फिर अपना अंदाज लिखाएंगे, व्हेन 2 सोर्सेस ऑफ सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी मूविंग विथ, समझ रहे हैं, सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो इतना बड़ा कौन लिखेगा, व्हेन 2 कोहेरेंट सोर्सेस सुपर इम्पोज। जब ये सुपर इम्पोज करता है तो क्या होता है, एक नया वेव फॉर्म करता है ना, करेगा नहीं करेगा, इट मींस, तो आप इसको लिख सकते हैं व्हेन 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट सुपर इम्पोज
देन दे रीडिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स, वो क्या करता है अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब अलग ढंग से रिप्रेजेंट करता है। दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिर समझिएगा, व्हेन टू लाइट सोर्स, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट superimpose, then they redistribute themselves. This phenomena of light is called interference of light. ठीक है, अब फिर देखते हैं इसमें होता क्या है एक्चुअली। मान लीजिए हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है, क्योंकि मैं आपको इसमें नहीं बता पाऊंगा, मैं हाथ से आप चाहिएगा डायग्राम बनाना तो डायग्राम हाथ से नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंपास की नीड पड़ेगी। कंपास की अब यहां में कंपास यूज नहीं कर सकता, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसमें। दो सोर्स लिया हम लोगों ने, एक ये वाला सोर्स, एक ये वाला सोर्स, दोनों कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। मतलब सिंगल सोर्स यहां पर रखते हैं और सिंगल सोर्स निकाल लिया, फिर यहां पर क्या होगा, अपना दोनों सोर्स ए और बी काम करने लगा। तो अब देखिए हमने पहले बताया तो वेव जो बनाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, कंपास का नीडल जो होगा उसको ले लीजिएगा आप 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का, बिल्कुल वही मेजरमेंट लेना है। 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का लिया, एक बार यूं किया डॉट, दूसरे बार क्या होगा, जितना ये आया उतना ही फिर ये डार्क, फिर डॉट उतने ही डिस्टेंस पर, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर डार्क, फिर डॉट। तो हाथ से हमारा ये नहीं हो पाएगा, डार्क फिर डॉट, पेपर उससे बनाना पड़ेगा। फिर डार्क नहीं बनाना ही नहीं है इसे पेपर में। अगर आप पेपर में इस फिगर को नहीं बनाना है, समझिएगा, बस समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फिर दूसरे वाले से वही होगा, पहले डॉट सेम लेना है, फिर डार्क, फिर डॉट, फिर डार्क, फिर डॉट, फिर डार्क, फिर डॉट, फिर डार्क एंड सो, ऐसे हमें देना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, समझिएगा, ये चीजें आगे बढ़ती है। और ये जो डॉट डार्क है, ये मैंने क्या बताया था, क्रस्ट एंड ट्रफ का फॉर्म होकर चल रहा है। तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जैसे ये दो वेव है, समझिए, एक ये वेव ये है, एक हमारा वेव ये है। दोनों का देखिए, इसका भी मैक्सिमम मतलब क्या होता है, क्रस्ट, इसका क्रस्ट और इसका भी क्रस्ट मिलेगा, तो क्या करेगा, जब दोनों सुपर इम्पोज करेगा तो एक बड़ा क्रस्ट बना देगा, यूं ये रिजल्टिंग वेव हमारा ये हो जाएगा। उसी तरह फिर ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये जो समझिएगा, जब दो मैक्सिमा या दो मिनिमा या दोनों का, ये दोनों वेव जो है, अगर दोनों का क्रस्ट, जिसको हम मैक्सिमा बोल रहे हैं, दोनों का क्रस्ट या दोनों का ट्रफ या दोनों का मिनिमा, ट्रफ मतलब मिनिमा, क्रस्ट मतलब मैक्सिमा, जब दोनों का मैक्सिमम मिले या दोनों का मिनिमा मिले, तब वो जो फॉर्म होगा तो रिजल्टिंग वेव क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो वहां पर जो हमें मिलेगा, उस पोजीशन पे जो मिलेगा, उसे कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं उसे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उसके बाद जहां पर एक मैक्सिमा लेकिन दूसरे का मिनिमा, अब ये वाला देखिए, अगर ऐसा हो, पहले का मैक्सिमा और दूसरे का मिनिमा सुपर इम्पोज कर गया, क्या करेगा, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा, तो हम यहां पर वेव नहीं मिलेगा, है ना, नहीं डार्क हो जाएगा। उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, क्या बोलते हैं उसे, डिस्ट्रक्टिव या डार्क भी बोलते हैं उसे, है ना। तो अब समझिए क्या होगा, जब दोनों का मैक्सिमा और दोनों का मिनिमा जहां मिलता हुआ मिले हमें, वो चीज क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव। और जहां पर एक का मैक्सिमा दूसरे का मिनिमा, या पहले का मिनिमा दूसरे का मैक्सिमा, दोनों का उल्टा नेचर अगर मिल जाता है, तो उस पोजीशन पे हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव मिलेगा या डार्क फ्रिंज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा कि यहां पर क्या होता है। तो हम लोग जब देखिएगा इस डायग्राम को, तो हम इसको एक स्क्रीन पे शो करते हैं। जब स्क्रीन पे ऐसे दिखाइएगा तो आप क्या देखिएगा, जो बीच वाला, दोनों के बीच में जो होता है, दोनों पे या तो देखिए यहां पर दोनों का मिनिमम मिल रहा है, फिर यहां पर क्या मिल रहा है, देखिए उसी के सीधे में दोनों का मैक्सिमम मिल रहा है, फिर आगे जाइएगा तो दोनों का मिनिमम मिलेगा, फिर दोनों का मैक्सिमम मिलेगा। ये चीज चलता चला जाएगा। यहां पर जो मिलेगा हमें, वो मिल जाएगा हमें ब्राइट, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंस्ट्रक्टिव। क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव, है ना। ब्राइट बोलेंगे, डार्क बोलेंगे, या कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। फिलहाल हम यहां कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर देखिएगा, अब इसके जस्ट ऊपर जाइएगा तो आपको क्या, नीचे जाइएगा तो आपको एक का मैक्सिमा दूसरे का मिनिमा ऐसे लाइन में मिलेगा, एक लाइन में आपको यू मिल जाएगा। तो यदि ऐसे कीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव को यू डार्क कर देते हैं। उसी तरह फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर ये कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव। ये सेपरेशन नहीं होता, मैं सिर्फ फिगर में समझाने के लिए कर रहा हूं। मतलब अगर इसको देखा जाए ढंग से तो इसका हमें इस तरह से मिलता है, बीच में ब्राइट, फिर क्या हो गया, डार्क, फिर ब्राइट, फिर क्या हो गया, डार्क, फिर ब्राइट, और नीचे में ऐसा चला जाएगा, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसा ही होता रहता है। और इसका जो विड्थ होता है वो सेम, वो लोग पढ़ेंगे हम लोग,
वो नेक्स्ट हम लोग उसमें करेंगे। तो ये था हमारा, देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसमें हमें दिखाना था, क्या कैसे दिखाना था हमें, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना, एंड फाइंड द कंडीशंस टू गेट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप कंडीशन बताइए। तो आपको फिगर से नहीं बताना, ये मैंने सिर्फ आपको समझा दिया ऐसा होता है, लेकिन एनालिटिकल मेथड जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, उसके लेकर के हम लोगों को फिर ये करना है, वो है एनालिटिकल ट्रीटमेंट। आपको मैंने बताया, फिगर वगैरह बता दिया, फिगर वगैरह आपको नहीं बनाना था, सिर्फ आपको क्या डिफाइन करना है, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फिर डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव हमें कब मिलता है, जब दोनों मैक्सिमम मिल गया हमें या दोनों का मिनिमम मिलेगा तो उस पोजीशन पे क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव, और जब एक का मैक्सिमम चाहे वो कोई सा भी हो, पहला दूसरा कोई सा, दूसरे का मिनिमम सुपर इंपोज करेगा तो हमें वो क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है ना। तो लेकिन हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट से चलेंगे। एनालिटिकल ट्रीटमेंट में देखिए क्या देखते हैं, सपोज कीजिए हमारा जो दो वेव है, एक है y1 इज इक्वल टू, पहला वेव है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, दूसरा है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। हमारे पास ये दो वेव है ना, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को क्या करते हैं, दोनों को हम सुपर इंपोज कराते हैं। सुपर इंपोजिशन में क्या होता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। सुपर इंपोजिशन क्या होता है, जब दो वेव, जब दोनों सुपर इंपोज करता है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टिंग वेव जो होता है वो क्या होता है, दोनों के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होता है। ये मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया भी था, और साथ में आप लोगों ने 11th में भी आपने वेव में पढ़ा होगा इसको, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो यहां से प्लीज देखिएगा। तो सुपर इंपोज चलो इसको कराते हैं हम लोग। तो y इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। जो बच्चे जिन्होंने सुपर इंपोजिशन किया था उसे समझ में आसानी से आ जाएगा, इससे नहीं किया था प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब हम क्या होता है, इसको अपेंड करते हैं, इसे तो लिख देते हैं a1 साइन ओमेगा टी प्लस, ये क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी को इसको हम लोगों ने अपेंड कर दिया। तो फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा आ गया। तो ए की जगह हमारा ओमेगा टी आ रहा है और बी की जगह क्या आ रहा है, हमारा फाई आ रहा है, वो हम लोगों ने इसे पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, a2 को ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। प्लीज ध्यान से देखिएगा, पिछली बार समझ गए कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बार नहीं समझा है तो देखने की कोशिश कीजिएगा। साइन ओमेगा टी यहां भी है, साइन ओमेगा टी यहां भी है, क्या करेंगे हम लोग, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं। तो साइन ओमेगा टी हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, यहां बचा a1 प्लस यहां क्या बचा a2 कॉस फाई, a2 कॉस फाई हमने लिख लिया, प्लस a2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। जिनका मैथ्स अच्छा होगा उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होगा वो थोड़ा सा याद करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जब भी ऐसा इक्वेशन आपको मैथ्स में दिखता है तो आप किसी न किसी चीज को कंसीडर करते हो, और ये मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये। और ये चीज आपका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जब पढ़िएगा ना तो गजब यूज करना पड़ता है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, देखते हैं बहुत बार हम लोग इसको यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, a1 प्लस a2 cos फाई को सपोज कर लिया a1 प्लस a2 cos फाई, इसे हमने क्या सपोज कर लिया, r cos थीटा सपोज कर लिया, और a2 साइन फाई को हमने सपोज कर लिया r साइन थीटा। अब क्या करें, इसके जगह पर प्लेस कर दो इस वैल्यू को, तो देखें तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी इंटू r cos थीटा प्लस r साइन थीटा इंटू cos ओमेगा टी। अब देखिए r को, r यहां भी है, r यहां भी है, r को बाहर निकाल दो मेरे बच्चों, क्या आ गया देखो तो, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारा पहला वेव था वो साइन के फॉर्म में था, ये देखिए y डिस्प्लेसमेंट होता है, y होता है डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, a होता है इसका एम्पलीट्यूड, और ओमेगा तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा है, तो साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा को हमने ले लिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई क्या बता रहा है पता है, ये फाई हमें बता रहा है कि दोनों के बीच फेज का डिफरेंस है, वो नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। अब क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन वाला आपके साथ गेम खेलेगा,
वो क्या करेगा, कभी कभी यहां पर कॉस के टर्म में वो देगा कि दो वेव है, ये सुपर इम्पोज करेगा, तब बताइए क्या होगा। समझ रहे हैं, वो इन चीजों को देगा। तो हम लोग भी तैयार है देखने के, डायरेक्ट कुछ नहीं, कॉस का फॉर्मुला लगा के उसको ला करके लास्ट में कॉस में ही रिजल्ट आएगा। तो ये देखिए, ये साइन, ये दोनों वेव जो किसका फंक्शन है, वो साइन का फंक्शन है, और जो हमारा नेट वेव जो रिजल्टिंग वेव आ रहा है वो भी किसका फंक्शन है, वो भी साइन का फंक्शन। मतलब कहने का जैसा दोनों वेव का नेचर रहेगा, जो सुपर इम्पोज करेगा, जो रिजल्टिंग वेव होगा उसका भी नेचर उसी फॉर्म में होगा, यानी कि वो भी वैसा ही वेव बिहेव करेगा, है ना, वेव की तरह, तो वैसा ही वेव प्रोड्यूस करेगा, आप कह सकते हैं। ये हमारा मिल गया। अब प्लीज देखते हैं, तो हमने जब सुपर इम्पोज करा, बोले सर इसका एम्पलीट्यूड A1 था, ये तो हमें वैल्यू पता है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, लेकिन जो रिजल्टेंट ये जो एम्पलीट्यूड आएगा ये क्या होगा। तो हमने इसके लिए, इसे निकालने के लिए क्या किया, है ना, दोनों को, दोनों, ये जो हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन A मान लीजिए इसे, और इसे इक्वेशन B मान लीजिए, तो इक्वेशन A² प्लस B² कर दीजिए। तो देखिए, तो ये r cos थीटा, ये r sin थीटा है, ये क्या हो जाएगा, r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इधर जो बचेगा वो क्या बचेगा, A1 प्लस A2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 sin फाई का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, r² कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, r² इज इक्वल टू, यहां पर देखिएगा ध्यान से, इसका हम लोग होल स्क्वायर निकालते हैं, होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2 A1 A2 cos फाई प्लस A2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। ये चीज हमें मिल गया, कुछ नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स है इसमें, है ना, इसको करते जाएगा स्टेप वाइज। A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, ये तो हमारा A1 स्क्वायर लिख दिया, A2 स्क्वायर हमने क्या किया, यहां से बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, वो किसके बराबर, 1 हो गया हमारा, प्लस 2 A1 A2 cos फाई, r स्क्वायर आ गया, तो r किसके बराबर आ गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई का होल रूट। ये हो गया हमारा जो रिजल्टेंट आएगा ना एम्पलीट्यूड, उसका ये हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन। फिलहाल इसको यहां तक पहले आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर हम आगे की स्टेप देखते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर, जो हमारा इक्वेशन आया वो क्या आया, रिजल्टेंट का स्क्वायर आया A1 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, फोटोमेट्री का ये टॉपिक है, जो आप लोगों से थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। वो क्या है हमारा, कि इंटेंसिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इससे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और इंपॉर्टेंट बनेगा, आने वाला है क्वेश्चन इस पर बेस, पहले बता रहा हूं, बाद हम लोग इसका यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए कि क्या हो गया, के आर स्क्वायर बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 cos फाई। तो के देखिए यहाँ आई प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर के, तो I1 क्या, के A1 स्क्वायर, और I2 क्या, के A2 स्क्वायर, और आई आर क्या, के आर स्क्वायर, है ना। ये हमारा क्या हो गया, यहां पर देखिए तो आई आर आ गया, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, ये हमारा आई आर आ गया इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, I1 आ गया प्लस I2 प्लस, इसे हम लोग लिख देंगे, देखिए यहां पर के A1 A2 है। अब समझिएगा तो इस यहां पर इसी को आगे करते हैं, रूट दोनों साइड ले लीजिए, तो रूट अंडर I1 किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर के A1, उसी तरह रूट अंडर I2 किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर के A2। अब दोनों अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर I1 इंटू I2 किसके बराबर, रूट के A1 A2, यानी के A1 A2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर I1 I2 लिख दिया यहां पर, 2 इंटू रूट अंडर I1 I2 cos फाई। ये होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हमारा आया, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आया उसका हमारा ये आ गया फॉर्मूला। रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोग ऐसे निकालेंगे, लेकिन मेन अब खेम शुरू होने वाला है। ये पीछे तक आप लोगों ने सुपरपोजिशन में मैंने कराया था, वहां तक करा दिया था आप लोगों को। तो अब देखिएगा उससे आगे मेन स्टार्ट करते हैं। ये जो मिला इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, इसमें मिटा रहा हूं फिलहाल, लिखा हुआ है आपका उसमें, ठीक है। ये जो आपका है ये चीज, ये जो आया समझिए ध्यान से। तो हमने क्या देखा अभी, कंस्ट्रक्टिव हमें कब मिलता था, जब दोनों
क्रस्ट सुपर इम्पोज करता था, दोनों मिनिमा करता था, समझ रहे हैं? जब दोनों मैक्सिमा करता था, दोनों मिनिमा करता था। यानी कि क्रस्ट यानी कि कंस्ट्रक्टिव के कंडीशन में, ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव के कंडीशन में जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम, है ना? कंस्ट्रक्टिव के कंडीशन में इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। और डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम। अब जब दो वेव आपको दिया गया, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड फिक्स था, दोनों वेव का जो है फेज डिफरेंस था वो भी हमें पता था, हमें नहीं पता है जो रिजल्टिंग जो हमारा होगा वो क्या होगा, हमें नहीं पता है। तो लिखिएगा फॉर कंस्ट्रक्टिव, ये देखिए अब यहां पर पोजीशन का मेन चीज यहां पर आ रहा है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा? आई आर शुड बी व्हाट? मैक्सिमम। जो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो मैक्सिमम। और मैक्सिमम वो कब होगा? जब cos फाई भी हमारा क्या होगा? जब cos फाई हमारा होगा मैक्सिमम। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? +1। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर, या 2 पाई, या 4 पाई, या समझ रहे हैं? इसी तरह से यानी कि फाई का वैल्यू आप ले सकते हैं 0 ले लीजिए आप, या 2 पाई ले लीजिए, 4 पाई लीजिए, ऐसे करते करते कहां तक ले सकते हैं हम लोग? 2n पाई, जहां n की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिएगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी होना चाहिए हमारा मैक्सिमम। और मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा फाई के वैल्यू क्या हो जाएगा? 2n पाई। यानी फाई का जब फेज डिफरेंस दोनों वेव के बीच, जब फेज डिफरेंस होगा 2n पाई, तो यदि 0 हो जाए, 2 पाई आ जाए, 4 पाई आ जाए, तो उस पोजीशन हमारा कौन सा होगा? वो पोजीशन होगा हमारा कंस्ट्रक्टिव का। लेकिन यहीं पर ये नहीं रुकेंगे, अब पाथ डिफरेंस देखिए, तो पाथ डिफरेंस प्लीज ध्यान से देखना। मैंने कहा था जब फेज डिफरेंस होता है 2 पाई तो पाथ डिफरेंस कितना होता है? लैम्डा। जब फेज डिफरेंस होगा 1 तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाय। जब फेज डिफरेंस होगा 5 तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5। होगा कि नहीं होगा? जब देखो पाथ डिफरेंस 2 पाई, जब पाथ डिफरेंस 2 पाई तो फेज डिफरेंस कितना? सॉरी, जब फेज डिफरेंस 2 पाई तो पाथ डिफरेंस कितना? लैम्डा। जब 1 कर देते हैं यूनिटरी मेथड, लैम्डा बाय 2 पाई, यहां पर फेज डिफरेंस हम लोग क्या ले रहे हैं? 5 ले रहे हैं, तो 5 जब होगा फेज डिफरेंस तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5। इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया, तो डायरेक्ट यूज करेंगे। पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5। अब ये बताओ तो लैम्डा बाय 2 पाई, 5 की वैल्यू कितनी लिया हम लोगों ने? 2n पाई लिया है, 2n पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? n लैम्डा की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, इसमें क्वेश्चन आएगा, बता दो आपको दे देगा वेव का इक्वेशन, या कुछ भी दे देगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा, अब बोलेगा कि पाथ डिफरेंस इतना है ना? तो पाथ डिफरेंस मालूम करेंगे, उससे हम लोग फेज डिफरेंस निकालेंगे, फाई निकालेंगे, और तब फाई की वैल्यू पुट करेंगे, तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगा। ये हमारा हो गया किसके लिए? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। पहले इसको लिखिए आप लोग। ये था हमारा कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन। अब इसी में हम लोग आएंगे डिस्ट्रक्टिव के कंडीशन में, ध्यान दीजिएगा, और ये आना ही आना है एग्जाम में। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव, देखिए यहां डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में हो गया जहां पर हमें मिनिमम मिलेगा इंटेंसिटी, तो आई आर यहां पर होना चाहिए हमारा मिनिमम। और मिनिमम कब होगा? जब cos फाई हो जाएगा हमारा मिनिमम हो जाएगा। और मिनिमम मतलब कितना? -1। 0 नहीं, मिनिमम बेटा -1 होता है ना। cos की वैल्यू +1 से -1 के बीच में लाई करता है। तो इस कंडीशन में अब क्या हो गया देखिएगा ध्यान से, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई, या 3 पाई, या 5 पाई। अरे ये सारा ऑड में आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2n - 1 इंटू पाई, है ना? तो 5 हो गया, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? सिर्फ पाथ डिफरेंस का फिर वही फॉर्मूला, x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 2n - 1 इंटू पाई। हो गया, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो देखिए तो क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस हो गया हमारा लैम्डा बाय 2 इंटू 2n - 1। यानी कि अगर n की वैल्यू, जहां n की वैल्यू हमारी स्टार्ट होगी कहां से? 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 पुट कीजिएगा, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, 2 पुट कीजिए, वहां पर मिल जाएगा, है ना? तो पाथ डिफरेंस का ये हमारा कंडीशन हुआ। फिर से समझिएगा, इस पर जो न्यूमेरिकल्स आएगा बताएगा वो कि सुपरपोजिशन हो रहा है, और हमें जो इंटेंसिटी आती है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos फाई।
और 99% चांसेस आपको क्वेश्चन मिलेगा वो पाथ डिफरेंस के टर्म में मिलेगा, λ/2 या 3 λ/2 λ/4 ऐसा मिलेगा। तो जैसे हमारा ये पाथ डिफरेंस देगा हम उससे क्या निकाल लेंगे, हम उससे फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। कैसे मैंने बताया था ना, पाथ डिफरेंस से हम लोग फेज डिफरेंस निकालेंगे और तब क्या करेंगे, फाई की जगह पे वहां पर वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा हो गया क्या, जो हमारा डिस्ट्रक्टिव के लिए आ गया वो पाथ डिफरेंस आ गया λ/2 2n-1। ठीक है, यहां तक अभी इस टॉपिक को हम लोग करेंगे, ये हमारा आ गया यहाँ पर टॉपिक। अब इस पर क्वेश्चन कैसा होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।